हेलो दोस्तों, हम देखते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर को हम कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे। तो इसमें पहला यूज़ है यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ का बस एक ही मतलब होता है कि उसका जो जीन होता है, ठीक है, जो उसका डीएनए होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अब जीन चेंज, डीएनए चेंज, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज। प्रॉपर्टी चेंज बोले तो कि यदि कोई हमारी फसल है वो पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है या वो सूखे स्थान पे नहीं हो सकती, ड्रॉट को नहीं झेल सकती, पेस्ट को नहीं झेल सकती, तो पेस्ट और ड्रॉट रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, बात करते हैं बीटी कॉटन की। तो एक बीटी कॉटन आपकी थी, तो बीटी कॉटन में क्या होता था कि बहुत सारे यहाँ पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्ट लग जाते थे, कीड़े मकोड़े लग जाते थे। तो बीटी कॉटन को डीएनए हमने क्या किया, इसके मॉडिफाई किया बायोटेक्नोलॉजी के यूज से। और एग्जैक्टली दोस्तों क्या होता है ना कि जब इसको हम जीन मॉडिफाई करते हैं तो उसके अंदर ही जो उसके फल होते हैं उसके अंदर ही जीन रेजिस्टेंस हो जाता है, सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है उसके अंदर ही। और पेस्ट रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता। जब वो कीड़ा इस पत्ते के पास आएगा ना तो खुद ही वो सूंघ कर भाग जाएगा, उसको स्मेल करेगा और भाग जाएगा। ओके, तो इसलिए ये पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। कोई आपको अलग से डालना नहीं पड़ता है कि ये हो गया ये हो गया, नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, हम अपने वैरायटी ऑफ सीड्स को हम इंक्रीज करते हैं, स्पेशली ड्राई लैंड में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो हमारी फसल हो रही है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों इरिगेशन, हमें देखिए हमें सस्टेनेबल इरिगेशन भी करना पड़ेगा। इरिगेशन के लिए बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर डिपेंड है, हमारा मानसून पे डिपेंड होता है। जहां मानसून नहीं आती वहां ट्यूबवेल लगा देते हैं, नलकूप लगा देते हैं। नलकूप लगाने से दोस्तों ये हो रहा है कि ग्राउंड वाटर हमारी कंटेमिनेट हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि जहां पे हमने ट्यूबवेल लगा दिया है तो जो हमारे एक्वाफर्स में पानी पड़े हुए हैं ग्राउंड वाटर में, वो बहुत ज्यादा हम निकाल लेते हैं। ओके, ज्यादा ग्राउंड वाटर का हम दोहन करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं, तो उसके अंदर आर्सेनिक, जो हमारे पत्थरों में फंसा हुआ है आर्सेनिक, वो भी लीच होकर आने लगता है, घिसकर वो भी बाहर आने लगता है। इस तरह से हमारा वाटर पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम यूज करें स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन। क्यों करें भाई? क्योंकि अभी हम यूज करते हैं फ्लड इरिगेशन। जब हम ग्राउंड वाटर या कहीं से भी पानी निकालते हैं तो हम बाढ़ लगा देते हैं। और फ्लड इरिगेशन से हमारी प्रॉब्लम आ रही है सैलिनिटी की। अब बोलोगे सर सैलिनिटी की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फ्रेश वाटर ऑल्सो कंटेन द सॉल्ट। ओके, जब वो इवेपोरेट करता है तो सॉल्ट अपने पीछे छोड़ के जाता है और इससे सैलिनिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे है एक्वाटिक वेदर नेटवर्क। तो वेदर नेटवर्क में क्या है दोस्तों कि यदि हम किसानों को गांव में, डिस्ट्रिक्ट पे वेदर नेटवर्क लगा दें, तो वेदर नेटवर्क लगाने से पता चलेगा कि हाँ, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये फसल हमें बोनी चाहिए, ऐसा मेरा वेदर होने वाला है, ये हमारी फसल सुटेबल होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा वेदर बेस क्रॉप इंश्योरेंस देंगे। ठीक है, वेदर बेस हम क्रॉप इंश्योरेंस देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है कि हम लाइव टू लैंड प्रमोट करेंगे, लाइव टू लैंड प्रमोट करेंगे। अब लाइव टू लैंड प्रमोशन क्या होता है कि दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा लैंड है इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे उसका न्यूट्रिएंट, कि अच्छा ये जो हमारी खेत है, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, इस पे कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन सा कम है, उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर हम ऐड करते हैं उसमें। ओके, तो जैसे लेबोरेटरी में हम सॉइल टेस्टिंग हो जाती है तो पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन ज्यादा है, कि फास्फोरस कम है, कि पोटास ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। और उसके साथ भी क्या होता है कि हम फिर रिसर्च कर सकते हैं लैब में कि कोई मॉडल विलेज बनाए या फॉर्म बनाए। ठीक है, इस मॉडल विलेज और फॉर्म को हम देश में लागू करें। तो ये हमारा है लैंड, लैब टू लैंड प्रमोशन। इसके बाद दोस्तों हम क्रेडिट सपोर्ट कर सकते हैं। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट क्रेडिट सपोर्ट भी दे रही है किसानों को अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो भी चीजें आप प्रॉब्लम हो रही है आपको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद आपको मार्केट अवेलेबल कराया जाएगा। और जहां जिंदगी है वहां तो डाइवर्सिटी है। तो हम क्या, अभी गेहूं, चावल, गन्ना इसी में रुके हुए हैं, इंडियन एग्रीकल्चर यही रुका हुआ है। तो हम क्या करें, लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करें यार, डाइवर्सिफिकेशन हो उसका, कैश क्रॉप भी बोए और जो हमें खाने वाली चीजें वो भी बोए, ताकि किसानों को ज्यादा प्रॉफिट हो। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा एग्रीकल्चर है कमर्शियलाइज हो रहा है, लेकिन इंडिया का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वही ट्रेडिशनल वे से चले जा रहे हैं। हाँ, प्रोविडेड दैट कि यहाँ पे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज ना हो, क्लाइमेट चेंज पे गलत असर ना पड़े, साइंटिफिक वे में हम अपने एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो हम बात करें जहां पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 1970 के बीच में,
पहला ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था। तो बेसिकली 3 जगह पे हुआ था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब यहाँ पे हुआ था इनको ये नहीं सिखाया गया था कि कैसे इरिगेशन करना है, कितनी आपको फर्टिलाइजर यूज करनी है, कौन सा सीड यूज करना है। तो ये बस अंधाधुन तगड़ा ही यूज करते चले गए, समझ गए। तो ये यदि हम बात करें, हमारे यहाँ बेसिकली जो फर्टिलाइजर यूज होता है एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। तो इसका यदि हम मानक देखें, पैमाना देखें तो 4:2:1 का है। लेकिन पंजाब में यही यूज जो हो रहा है ये 400:200:100 हो रहा है। तब क्या जमीन बचेगी एग्रीकल्चर के लायक? कितने दिन कर पाएंगे इस तरह से फर्टिलाइजर यूज करके? फ्लड इरिगेशन करके हम कितने दिन अपने लैंड को बचा पाएंगे कि वो सैलिनिटी नहीं होगी, उसका डिजर्ट में नहीं बदलेगा, रेती नहीं हो जाएगी मिट्टी। तो ये है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे हमारा लैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैब को अच्छे से फैसिलिटेट करें तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये रहा हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।